लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया था अभ्यास 1A का, जिसमें समतुल्यता और सरलतम रूप हमने प्रगुण देखा था परिमेय संख्या का। और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1A को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कुल 10 क्वेश्चन है। एक एक करके सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं। चलिए, ये बुक कोई क्लास 7 मैथमेटिक्स, ठीक है, यूपी बोर्ड की है। चलिए एक एक, हाँ लेकिन देखिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है ना, तो प्लीज एक बार ओवरव्यू ले लीजिए। उस कॉन्सेप्ट जो इसके पहले दोनों वीडियो हैं, आप उनको देख लीजिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, कोई मतलब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो बहुत ज़्यादा कठिन हो, डिफिकल्ट हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका हर एक हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, हाँ देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। ठीक है, देखिए बटे में मैंने आपको बताया था क्या होता है। जब बटे में यहाँ p/q जो होता है, ये हमारा होता है, जो p है वो होता है अंश और बटे हर। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं हर, यानी कि p को हम बोलते हैं अंश, q को बोलते हैं हर। ठीक है, हमको इसी फॉर्म में यहाँ पर सभी संख्याओं को लिखना है। अब देखिए, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये एक तो पूर्णांक है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक हैं इसमें। अब इनको मुझे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा था कि सभी जो पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक क्या होते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या का नियम क्या होता है, p/q के रूप में होना चाहिए। ठीक है, ये तो p/q के रूप में है नहीं, तो मुझे इसे क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। और ये इसको हमें क्या बनाना है, परिमेय संख्या, और जिनका हर एक हो। देखिए यहाँ पर लिखा गया है जिनका हर एक हो, तो यहाँ पर हम सिंपली, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बड़ा, तो बस हम क्या करेंगे, -7/1 और दूसरे 11 को हम लिखेंगे 11/1 और 27/1 और -45/1 और ये है हमारा 71/1। ठीक है, हम इस तरीके से लिखेंगे, सभी में हम बटे 1 लगा देंगे। और इससे क्या होगा, 1 लगाने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से हम पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए p/q के फॉर्म में हो गया सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश 8, -16, 20 और -24 हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं आपको यहाँ उतार देता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, -16 होना चाहिए और 20 होना चाहिए और -24 होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम पहले को सॉल्व करते हैं। -4/5, अब देखिए बराबर हमको क्या लाना है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले अंश, देखिए अंश हमें ऊपर वाले हिस्से को हमें 8 करना है। तो 8 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसको मैं बदल रहा हूं, -4/5 है, अब गुणे कितने का करेंगे, -2/-2, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 4 दूनी 8 होता है, तो अब देखिए आप धन में होना चाहिए, इसलिए हमने माइनस का गुणा किया और माइनस नीचे भी रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, जिस संख्या से हम ऊपर गुणा करेंगे उसी से नीचे भी गुणा करेंगे। अगर ऊपर माइनस से कर रहे हैं तो नीचे भी माइनस से ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बटे, अब 5 दूनी 10 और ये प्लस और माइनस है तो चिन्ह आएगा माइनस। ठीक है, ये था हमारा पहला। चलिए दूसरा देखते हैं, -16 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन उतार ही देता हूँ। अब इसको मुझे किसमें व्यक्त करना है, -4/5 कितने का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, देखिए 16 आएगा, तो 16 लाने के लिए हमें 4 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का करना पड़ेगा,
तो हम यहाँ देखिए, और ये देखिए माइनस में है, ठीक है, इसलिए हम 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 माइनस में, और ये 5 चौक 20, ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरे की बात करते हैं, क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, तो -4/5 है, फिर से इसको हम लिखते हैं -4/5 गुणे, कितने का गुणा होगा, 4 में 5 का गुणा होगा, तो 5/5, और देखिए ये है प्लस में, तो हमें यहाँ गुणा करना पड़ेगा माइनस में, ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस 20, और ये 5 बचे 25, और ये हो जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। और चौथे की बात करते हैं, -24 लाना है यहाँ पर, 4/5 -4/5 गुणे करेंगे कितने का, 5 का गुणा किया था तो 20, 5 छक 24, 4 छक 24, 6/6, और क्या है नेगेटिव में लाना है, तो डायरेक्टली 6/6 का 6 चौक 24, ये हो जाएगा 24 बटे, और ये माइनस में होगा 5 छक 30, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये 30 है, ठीक है, ये था हमारा, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो रहा हो, या आपको कुछ नहीं समझ में आया कैसे क्यों हुआ, तो कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसमें कन्वर्ट किया, जो यहाँ पर बोला गया था उसके अकॉर्डिंग हमने किया है, और इसी को हम बोलते हैं हमारा समतुल्यता जो कॉन्सेप्ट होता था, तो ये हम क्या करते हैं, उसके हम मल्टीपल ला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक ही के कई रूप हैं ये, ठीक है, -4/5 का ये रूप है ये, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको -4/5 ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये नेगेटिव इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है, लेकिन ये सरलतम रूप अभी नहीं है ये, ठीक है। और सरलतम रूप में जब हम इसको फिर से इस तरीके से सरल बनाएंगे, तो फिर ये माइनस को हमें ऊपर करना पड़ेगा। परिमेय संख्या में कभी भी जब सरलतम रूप में जब उसको फाइनल रिजल्ट होगा, उसमें नेगेटिव कभी भी नीचे नहीं होता है, ठीक है। परिमेय संख्या के सरलतम रूप में जब उसका मानक रूप जो आंसर होगा उसका, उसमें माइनस नीचे कभी नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर कीजिए जिसका हर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, -14 होना चाहिए, 21 होना चाहिए, और -35। इसमें 4 हमको इसके रूप बनाने हैं, और इस तरीके से यहाँ पर देखिए, अब इसके पहले वाले हम लोगों ने अंश में गुणा किया था, अब देखिए यहाँ हर की बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए मैं पहले की बात करता हूँ, 7, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, -5/-7 को, इसको हमें बदलना है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्या इसको बार बार उतारना है, देखिए क्या बदलना है हमको, 7 बनाना है, माइनस जो 7 है इसको हमें 7 बनाना है, हर को 7 बनाना है, तो हम कितने का गुणा करेंगे, -1, अगर -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए माइनस माइनस ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और नीचे हो जाएगा 7, 5/7 आ गया हमारा ये आंसर, ठीक है। चलिए दूसरे पे चलते हैं, -5/-7 ये सभी में रहेगा, गुणे हमको हर को 14 बनाना है, ठीक है, 14 बनाना है, तो कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, लेकिन देखिए माइनस में है तो हम 2/2 का गुणा करेंगे, ठीक है, 2/2 का गुणा करेंगे, यानी कि दोनों में अंश और हर में हम 2 का गुणा करेंगे, तो हमें क्या आंसर मिलेगा यहाँ पर, -5 दूनी 10, और ये 7 दूनी 14, ये भी माइनस में, ठीक है, देखिए माइनस में हमको मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं, हमको क्या बनाना है, 21 बनाना है। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये -5/-7 ये सभी में कॉमन है, हमको इसी के इसके रूप में बनाना है, इसके बिहाफ पे। चलिए 21 कितने का गुणा करेंगे, 7 में 3 का गुणा करेंगे, लेकिन देखिए धनात्मक है, इसलिए -3/-3 का हम गुणा करेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा दोनों प्लस में हो जाएगा, 5 × 15 और 7 × 21, ठीक है, ये 21 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका हमको बनाना है -35, तो -5 बटा और -7 कितने का गुणा होगा, 7 × 35 होता है, तो हम यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे ऊपर अंश और हर दोनों में, और हमें यहाँ मिल जाएगा 5 × 5 = 25 माइनस में, और 7 × 5 = 35 माइनस में,
ठीक है, देखिए हर -35 होगी। अब देखिए यहाँ पर 7 पॉजिटिव है, -14 नेगेटिव है, फिर 21 और -35। इसके अकॉर्डिंग ये हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना होता है। और इतना बस याद रखिएगा, अंश और हर में दोनों में एक ही संख्या से गुणा करना है। ये नहीं कि माइनस बनाने के लिए हम सिर्फ यहाँ माइनस गुणा करते ऊपर ना करें, दोनों में हमें सेम चीज से गुणा करना है। देखिए अगर 2 2 है तो सिर्फ 2 अगर माइनस लगाए तो दोनों में माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये था हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाना है। देखिए हर मतलब नीचे वाले हिस्से को हमें धनात्मक बनाना है। और धनात्मक बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर माइनस में है तो हम माइनस से ही गुणा करेंगे तो ये धनात्मक बन जाएगा। ठीक, चलिए पहला देते हैं -9 बटा -11। कितने का गुणा करेंगे? देखिए क्या करना है, इसमें सभी में -1 बटा -1 से गुणा करना है। बराबर कितना हो जाएगा? 9 क्या 9 और 11 क्या 11। दूसरा हो जाएगा 11 बटा -17 है, और इसमें भी -1 से गुणा करेंगे। 11 क्या 11, ये माइनस में होगा क्योंकि यहाँ प्लस है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तीसरा होगा हमारा -4 बटा -19 है, इसमें भी गुणा करेंगे -1 बटे -1 का, फिर ये हो जाएगा 4 बटा 19। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है हमारा, चौथा ऑप्शन नहीं है, चौथा क्वेश्चन है ये, 7 बटा -13। इसमें भी हम -1 से गुणा करेंगे और ये हो जाएगा -7 बटा 13। ठीक है, देखिए रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, जिसमें नेगेटिव है नेगेटिव हट जाएगा, और ऊपर वाले में यानी कि अंश में जिसमें नेगेटिव है उसमें से भी हट जाएगा, और जिसमें नहीं है उसमें लग जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तब के लिए है ये, नहीं तो फिर ये रिटन एग्जाम के लिए ये लॉजिक है, आपको इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, और जब भी चिन्ह बदला जाता है इसे हम बोलते हैं परिमेयीकरण करना। ठीक है, तो हम जब भी इसको हम इस तरीके से करेंगे तो -1 बटे -1 से ही हम गुणा करेंगे, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना आने पाए। हमारा चिन्ह जो होता है माइनस का ऊपर हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका जो मान है उस परिमेय संख्या का वो सेम रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां जो है, इसमें भी हमें क्या करना है, सेम वही काम क्या करना है जो हमने अभी चौथे क्वेश्चन में देखा था, बस फर्क देखिए यहाँ पर अंश हो गया है। हमने अभी हर को बदला था, पॉजिटिव बनाया था, धनात्मक बनाया था, लेकिन अब हमें अंश को बनाना है। ठीक है, सिमिलर वे में हम पहले को बनाते हैं, -7 बटा 13 गुणे -1 बटे -1 से हम गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 7 बटा -13। ठीक है, दूसरा होगा -11 बटे -19 गुणे -1 बटे -1 बराबर हो जाएगा 11 बटा 19। अगर दोनों अंश और हर दोनों में अगर माइनस होता है तो दोनों माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, तीसरा होगा -18 बटा 23, ये 18 है। ठीक है, गुणे -1 बटे -1 बराबर 18 बटा -23। और चौथा है -19 बटा -23 गुणे -1 बटे -1 बराबर ये हो जाएगा 19 बटे 23। ठीक है, सब आसान है, सिर्फ चिन्ह को बदलना। चिन्ह बदलने के लिए हम -1 बटे -1 से गुणा करेंगे, हमको ये रिजल्ट मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसमें, तो आप कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। और इसमें हो बस सिंपल, मैं इसमें चिन्ह जो होता है वो मैं बदल रहा हूँ। प्रश्न में जो बोला गया अंश को धनात्मक बनाना है, तो हमें अंश को ध्यान में रखते हुए हम इस, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये माइनस में क्या और धन में कैसे ले रहा हूँ यहाँ पर। तो ये चीज अब देखिए, हमको अंश को धनात्मक बनाना है, तो हम अंश को संख्या के अकॉर्डिंग हम ये माइनस और प्लस लेंगे। ठीक है, जब हमें हर को बनाना होगा तो हम हर के चिन्ह के अनुसार हम इस एक के सामने कौन सा चिन्ह लेना है वो हम
अंश के अनुसार लेंगे और हर के अनुसार बनाना है तो हर के अनुसार लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ देखिए अंश के अनुसार लेना है हमको, क्योंकि अंश को हमको धनात्मक बनाना है। तो इसमें -7 है, तो हमें पता है -7 है, तो हम माइनस में माइनस का जब गुणा करते हैं तभी धनात्मक होता है। ठीक है, तो देखिए अभी माइनस माइनस का जब गुणा करेंगे तो ये देखिए धनात्मक हो गया। अब नीचे वाला क्या आएगा, अब ये डिपेंड करता है इसके आगे कौन सा चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर कौन सा चिन्ह लेना है धनात्मक और ऋणात्मक, वो सिर्फ अंश डिसाइड करेगा, मतलब जिसको हमें बनाना है वही डिसाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था, 11, दोनों में माइनस माइनस था, लेकिन हमने माइनस चिन्ह सिर्फ 11 को देख कर लिया है। अब इसके साथ भी माइनस था तो इसका भी प्लस हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें यह पूछा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। तो देखिए यहाँ सभी चारों प्रश्न जो है वो सरल हैं, सरलतम रूप है, तो परिमेय संख्या का एक मानक रूप है। ठीक है, अब देखिए अगर ये मानक रूप है, अगर मुझे यहाँ ये बताना है कि ये धनात्मक कौन सी है, तब इसमें तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनके जो हर हैं उन्हें हमें धनात्मक बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इस तरीके से अगर हम देखें तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, लेकिन ये हमारा सलूशन नहीं होगा। इसको हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, धनात्मक बनाना है इनके हर को। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या का जो सरलतम रूप होता है वो कभी भी उसमें हर जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, देखिए अब हमें -9 बटे -13 इसको धनात्मक बनाना है इस तरीके से, तो ये 9 बटा 13 हो जाएगा। देखिए हमने धनात्मक किसको बनाया है, सिर्फ हर को बनाया है। ठीक है, ये चिन्ह मैंने हर को देखकर हमने माइनस लिया था कि माइनस था तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ भी माइनस था तो ये भी प्लस हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा है 11 बटा -19 गुणे -1 बटे -1 बराबर हो जाएगा ये -11 बटा 19 हो जाएगा। और तीसरा है -7 बटा -23 गुणे -1 बटे -1 बराबर हो जाएगा ये 7 बटा 23। और चौथा है 8 बटा -13 गुणे -1 बटे -1 बराबर हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें कौन सा संख्या दे। अब देखिए ये हमारा मानक इसका मान है, परिमेय संख्या का मानक रूप ये है, सरलतम रूप। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इसमें देखिए सभी संख्याओं का जो मस है, और ये दोनों जो अगर हम देखें दोनों संख्याएं को देखें अंश और हर को, तो ये सह अभाज्य संख्या, इनका मस है जो वह 1 है। ठीक है, देखिए धनात्मक अब देखिए धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, जिसमें जिस परिमेय संख्या में अंश और हर P और Q दोनों धनात्मक होता है वही धनात्मक परिमेय संख्या होता है। किसी में भी अगर माइनस आ गया P या Q में, दोनों में से एक में किसी में भी माइनस अगर आ गया या दोनों में आ गया तो वो हमारा ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। लेकिन अब यहाँ देखिए सिंप्लीफाई भी मैंने किया हुआ है, तो इसलिए अगर दोनों में आता है तो हम सिंप्लीफाइड वर्जन को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम उसे क्या करते हैं, पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मुझे जो आंसर बताना था वो क्या है, देखिए धनात्मक कौन सा है, एक ये है एक ये है, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या जो हमारा है, मैं यहां लिख दे रहा हूं सिर्फ ऐसे ही। ठीक है, ये है हमारा धनात्मक है, ये है हमारा धनात्मक है। ठीक है, ये बाकी ये क्या है, दोनों ऋणात्मक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है सेम पिछले की तरह। अब यहाँ तक मुझे ऋणात्मक परिमेय संख्या को हमें यहाँ छांटना है। अब देखिए सभी संख्याएं सरलतम रूप में है, ठीक है,
एक परिमेय संख्या का मानक रूप है ये, ठीक है, सरलतम रूप जिसे हम बोलते हैं। इसका मानक मान यहाँ पर है कि इसमें देखिए कोई भी संख्या है दोबारा नहीं कटेंगी अब किसी से भी। 7/11 इसकी भी जो हम म से निकालेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और 6/13 अगर हम इसका म से निकालेंगे, 6 और 13 का म से निकालेंगे तभी हमको 1 ही मिलेगा। और 8/35 का भी अगर हम म से निकालेंगे तो इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो इसका भी 1 ही मिलेगा। और 21 और 23 ये भी क्या है, मतलब ये सभी P और Q की अगर हम बात करें P Q पूर्णांकों का, तो ये सभी प्रश्नों में क्या है, ये सहअभाज्य हैं P Q, ठीक है। ये मतलब ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, मतलब ये सरल हो चुके हैं पूरी तरीके से, अब ये कोई इसमें कटेगा नहीं। अब इसको मुझे क्या करना है, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट बनता है कि परिमेय संख्या में के सरलतम रूप में क्या होता है, हर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो अब इसको तो मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा फिर सभी हर को। देखिए पहला -7/11, इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, इसको तो हमें बनाना ही नहीं है। तो ये जो होगा हमारा ये तो हमारा यही रहेगा, ठीक है, इसको तो मुझे नहीं कुछ करना है। मैं दूसरे में अब देखिए ये है -6/-13, इसमें हम क्या करेंगे, -1 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6/13, ठीक है। और तीसरा है 8/35, -35 है, इसमें हम क्या करेंगे, -1 से करेंगे तो -8 ये हो जाएगा 35। और चौथा है -21/-23 गुणे -1 ये हो जाएगा 21/23। अब ये हो गया हमारा मानक रूप जो परिमेय संख्या का रूप होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें सभी हर क्या है, धनात्मक हो गए हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ऋणात्मक P और Q में से किसी भी परिमेय संख्या में यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो ऋणात्मक होगा। अब रही बात Q को तो हमने बदल दिया, परिमीकरण कर दिया इसका, तो यहाँ पर सिर्फ अब हम P को देखते हैं, यानी कि अंश को देखते हैं। देखिए ये ऋणात्मक है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ मैं लिख देता हूं ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन कौन से हैं, एक ये है -7/11 और दूसरा ये है -8/35, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, ठीक है, दो ही है सिर्फ। और ये क्या है, ये धनात्मक हो गए। देखिए यहाँ तो लगा था माइनस, लेकिन अब यहाँ धनात्मक हो गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए एक चीज आप यहाँ याद रखिएगा, किसी भी अगर आपको एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं और इस तरीके से अगर ये सरलतम रूप में है, मतलब अब ये दोबारा नहीं कटेंगे, और दोनों में अगर माइनस लगा हुआ है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है, अगर किसी एक में माइनस है तब तो वो नेगेटिव है, क्योंकि माइनस को जब हम यहाँ से अगर यहाँ से माइनस हटाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, मतलब वो ऋणात्मक ही रहेगा। लेकिन अगर दोनों में ऋणात्मक है, अगर दोनों में ऋणात्मक यानी अंश और हर दोनों में अगर ऋणात्मक है तो ये धनात्मक परिमेय संख्या ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफाइड भी करेंगे, अगर सरलतम रूप में अगर नहीं है तो हम इसको काटेंगे, जब लास्ट तक जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो वहां पर भी ये माइनस आएगा। फिर हम क्या करेंगे, हर को हम फिर परिमेयीकरण करेंगे, -1 से गुणा करेंगे, फिर माइनस दोनों हट जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये धनात्मक काउंट होगा, ठीक है। ये ऋण देख के डायरेक्ट ऋणात्मक ऑप्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। अभी तक जो हमें मिल रहे थे वो सरलतम रूप में मिल रहा था, लेकिन अब देखिए ये जो अभी मैं बात कर रहा था, अगर ये सरलतम रूप में नहीं है तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। जैसे ये देखिए दोनों में है, ठीक है, ये दोनों में से ऋण जो है वो खत्म हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये
अभी तो हम यहाँ नेगेटिव पॉइंट लिख सकते हैं, विद यहाँ देखिए ऋणात्मक चिन्ह हम ऋण चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन जब इसका सरलतम रूप लिखेंगे, एक मानक रूप जिसे हम बोलते हैं, मानक मान जो होता है परिमेय संख्या का, वो लिखेंगे, तब हम हर में नेगेटिव साइन नहीं रखेंगे। ठीक है, इसको परिमेयीकरण करके माइनस को ऊपर कर देंगे। चलिए पहला हम देखते हैं, मैं आपको दो तरीके से यहाँ लगाता हूँ, बताता हूँ। एक तो ऐसे ही समापवर्तक से हम भाग देंगे और दूसरा इसके महत्तम समापवर्तक से भाग देंगे। अब देखिए समापवर्तक क्या होता है, समापवर्तक जिस संख्या से कटे दोनों उस संख्या से काट देना है। पहला देखिए -9/21 है। अब देखिए यहाँ हम ये देखते हैं पहले कि ये 2 से कटेगा और दोनों देखिए कटना चाहिए, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा। तो ये अगर 3 से कट रहा है तो अब देखिए मैं एकेडमिक की तरह मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, /3 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, क्या अब ये और किसी संख्या से कटेगा? देखिए 3 और 7 दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो ये अब नहीं कटेगा। और अगर कोई एक अभाज्य संख्या अगर हमको मिल जा रही है, लेकिन वो अभाज्य संख्या से नीचे वाला नहीं कटना चाहिए, ये भी देखना है। ठीक है, यानी अगर कोई भी एक मिल रहा हो अंश या हर, तो उसके अपोजिट वाला, या अगर अंश मिल रहा है तो हर नहीं कटना चाहिए, अगर हर मिल रहा है तो अंश नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो वो सरलतम रूप हो जाएगा। जैसे देखिए 3 और 7, ठीक है, अगर यही हम बात करेंगे 14/7 हो जाएगा। तो एक तो हमें मिल गया ना, लेकिन इससे 7 से ऊपर वाला भी नहीं कटना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, -3/7 ये हमारा सरलतम रूप हो गया इसका। और दूसरा देखते हैं -18/27। अभी इसमें देखिए समापवर्तक वाला आपको नहीं समझ आया क्योंकि एक ही बार में कट गया। अब इसको देखते हैं, 2 से कटेगा। देखिए 2 से तो हमारा 18 कट जाएगा, लेकिन अब दूसरी चीज देखिए, इसमें मैंने एक चीज और काम नहीं किया, क्या परिमेयीकरण, मतलब हम इसको माइनस से गुणा नहीं किया। क्यों? क्योंकि देखिए हर में माइनस नहीं है, तो हमें करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब इसको देखिए 2 से कटेगा, ये 18 तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 27 नहीं कटेगा, तो हम नहीं काटेंगे। आगे बढ़ते हैं, 3 से काटते हैं। 3 × 18 और 3 × 9 27 दोनों कट रहा है, तो हम इसको काटेंगे। बराबर कितना आएगा? 3 × 18 माइनस में आएगा और 3 × 9 27। अब देखिए क्या ये फिर कटेगा किसी से? 2 से कटेगा, 6 तो कट जाएगी, 9 नहीं कटेगा। लेकिन क्या 3 से देखें कट सकता है? दोनों कट जाएगा। तो मैं फिर यहाँ पर एक और स्टेप आगे लेके चलूंगा। बराबर 3 दूनी 6 और 3 तिरिका 9। अब ये हमको मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसका जो मान है 2/3 18/27 का जो रेशियो निकालेंगे तो वो सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हर हमारा नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर हम परिमेयीकरण करेंगे। -1 से गुणा करेंगे, बराबर 2/3, हमको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं, एक पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, नीचे लिखिएगा क्या कि हर ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए हमने क्या किया, -1 से बटे -1 से हमने गुणा किया इसको। ठीक है, वैसे ही अंडरस्टूड होता है, आप खुद ही इतना अगर स्टेप लिखेंगे तो ये खुद इसमें होता है अंडरस्टूड, क्योंकि हम ये -1 से इसीलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि इसके हर को हमने पॉजिटिव बनाया है। चलिए अब हम देखिए 21/36। आप देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे आप ऐसे ऐसे काटिए इस तरीके से, अगर इसमें और स्टेप भी बढ़ेंगे तो आपके बढ़ सकते हैं। अगर आप मस, अगर आपको इसको याद है या मतलब पता है मस इन दोनों में से कौन कटेगा, या कोई ऐसी, अब छोटी संख्या मत चुनिए, बड़ी संख्या चुनिए। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, हमारे स्टेप को कम कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 21 है और 36 है, तो मैं अगर यहाँ 3 से काटूं और तो कट जाएगा, और 7 से तो नहीं कटेगा। तो देखिए हम मस की बात कर रहे थे, मैं आपको मस से कैसे काटेंगे वो दिखाता हूँ। पहले आपको मस कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो हम
कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 21 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 होगा, 3 सत्ते 21 और 7, ये तो इसमें 2 ही आया सिर्फ, कोई नहीं। अब देख ले 36 देख लेता हूँ, 36 का यहाँ काट कर देख लेता हूँ, 2 करूँगा तो 18 हो जाएगा, 3 करूँगा तो 9 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9, 3 क्या। देखिए मौसा कैसे निकालेंगे, 3 गुणे 7 ये हम लिखेंगे 21 बराबर, ठीक है। और 36 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। लेकिन ये सिर्फ देखिए यहाँ कॉमन कौन है, सिर्फ ये एक है, ठीक है। तो इसका जो मसा है HCF जो होगा वो सिर्फ 3 होगा, ठीक है। HCF 3 मिला हमें। अब इसको मैं हटा देता हूं, अब 3 से इसको भाग दे देते हैं। तो ये देखिए 3 से अगर मैं ये वाला स्टाइल नहीं लिखूँ काटूंगा, आप कर सकते हैं आप ऐसे भी, ठीक है। मैं भाग लिखता हूँ, आप डायरेक्टली काट कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा फिर अंश और हर में 3 से भाग देने पर। करके भी दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। 2 हमने आपको स्टेप दिखा दिया, आप इसको इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। माइनस था, नहीं माइनस नहीं है, मैंने क्या किया, अब देखिए यहाँ मैं लिखूंगा, इसको मैं 3 से काट दूंगा, 3 से 21 और ये हो जाएगा 3, 12 हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस अभी है इसका, देखिए बराबर 7/-12, ठीक है। अब यहाँ हम लिखते हैं अंश और हर में 3 से भाग देने पर, ठीक है। अब यहाँ हमको ये लिख के बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस तरीके से तो काट दिया। अगर ये एग्जामिनर देखेगा या कोई और देखेगा तो वो उसको सोचना पड़ेगा ये किससे कटा है, इसलिए हम यहाँ पर इस चीज को लिखते हैं अंश और हर में 3 से भाग देने पर, ठीक है। ये हमें 3 से भाग देने पर ये मिला था और ये 7/12, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या 7 आ गया, 7 दूनी 14, कटेगा नहीं, तो ये देखिए एक ही बार में हमको रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अगर ये मतलब ये परिमेय जो इसका HCF निकला ये तो एक ही बार में निकल गया, लेकिन अगर आप इसका HCF अगर बड़ा आता है तो भी आपको ये एक ही बार में रिजल्ट देगा, जैसे कि ये है, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपके पास मैं दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ, एकेडमिक में अगर आप लिख रहे हैं तो दोनों आप लिख सकते हैं। देखिए अब देखिए क्या है, इसमें मैंने इसमें कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पूरा यहाँ डिटेल में लिख दिया है, ठीक है, बता दिया है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्टेप में फाइनल हमको आंसर मिल रहा है। इसमें क्या होता है, हमको इस तरीके से बताना होता है, दोनों तरीका सही है। मैं भी मिटा देता हूँ, फिर मैं 36 या मैं पूरा हटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। या वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर ली सकते हैं और बार बार रिवाइंड भी कर सकते हैं, इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर मैं चौथे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कितने स्टेप्स कम हो सकते हैं हमारे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम 36 और 64 का आपको मसा निकाल के दिखाते हैं। मसा निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको प्राइम फैक्टर निकालना होगा। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले तो हम काटेंगे इसको 9, 3 3 से कट जाएगा, जो कि मुझे याद है, तो हम लिख लेते हैं, ये अभी यहाँ एक आ गया, ठीक है। और अगर हम इससे काटेंगे तो 2, फिर ये हो जाएगा 32, 2 करेंगे फिर 16, फिर 8, 4, 2, ठीक है। चलिए इसका -36/64, ठीक है, ये आपने देख लिया ये कैसे निकला। अब मैं HCF यहाँ लिख लेता हूँ, 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। और 64 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, ठीक है। गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। चलिए अब इन दोनों में देखिए कॉमन कितने हैं, एक कॉमन ये है, एक कॉमन ये है, ठीक है। तो इसका मसा कितना आएगा, अब देखिए इसमें से और कोई तो कॉमन है नहीं, तो हम HCF मिल गया इसका 2 गुणे 2 बराबर 4। चलिए अब इसको मैं
4, अब देखिए 4 मिला ना हमको HCF। अब मैं HCF से इससे डायरेक्ट काटता हूँ, तो देखिए कितनी बार जाएगा ये, और अगर 4 से मैं अगर इसको काटूंगा, 4 में से मैं ये डायरेक्ट वाला नहीं, मैंने आपको एक दिखा दिया, तो अब मैं ये वाला फंडा अपनाता हूँ तरीका, यानी कि 4/4 बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 36, इसका 4 चौके 16, ठीक है 64, ये आपका आ जाएगा बराबर 16 चौका 64, 9 चौक 36, हाँ ये आ जाएगा, ठीक है। और माइनस तो रहेगा ही, ठीक है। क्या अब ये और कट सकता है किसी संख्या से? आप देखिए इसको, 9 और 16 नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए क्योंकि अगर 2 से काटेंगे तो 3 से ये नहीं कट, 2 से ये कटेगा, ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा, 3 से ये कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसका सरलतम रूप कौन है? यही है इसका सरलतम रूप है, तो ये हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए अगर आप 9 और 16 का अगर आप HCF निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। अगर 9 और 16 का HCF निकालेंगे तो आपको सिर्फ 1 मिलेगा। अगर 1 मिलता है तब आपका ये उत्तर की जांच है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 9 और 16 माइनस को चिन्ह को यहाँ नहीं लेना देना है, ठीक है। 9 और 16 को जब आप HCF निकालेंगे महत्तम समापवर्तक, तो आपको इसका मतलब 1 मिलेगा। अगर 1 मिल रहा है तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या है, और ये हमारा परिमेय संख्या का सरलतम रूप है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अरे 8 हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, और देखिए यहाँ पर एक परिमेय संख्याएं दी गई हैं, और इसके अनुसार हमें यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है संख्या आने की, कौन सी संख्या यहाँ आएगी वो हमें यहाँ भरना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहला -3/4 है, ठीक है। अगर ये -20 आया है यहाँ पर, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ है? देखिए इसके ज्ञात करने के लिए आपको कितने का मल्टीप्लाई हुआ, इसको ज्ञात करने के लिए आपको इसमें भाग दे देना है। तो कितनी बार जाएगा? 5 बार, यानी कि इसमें 5 का गुणा हुआ है। अब दूसरी चीज, प्लस का हुआ है कि माइनस का गुणा हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस का गुणा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसमें माइनस का गुणा हुआ है तो ऊपर कितना आएगा, यानी कि -5 का ऊपर भी गुणा हुआ होगा। अब देखिए -3, ये मैं रफ के लिए ले लेता हूँ। अब इसमें गुणा हम करते हैं -5/-5 का, तो नीचे लिखता हूँ, बराबर कितना आएगा? 5 से आए 15 हो जाएगा, और 5 चौके 20, और ये माइनस, ठीक है, ये मिला -20 तो हमको मिल गया। अब यहाँ क्या आएगा? 15 आएगा। अगला है 28 है, बेस यही है, इसी को मान के आपको यहाँ भरना है, ठीक है। अब ये कितनी बार गुणा हुआ, इसमें आप मतलब भाग दे दीजिए इसका, तो 28 में से अगर 4 का भाग देंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 7 बार जाएगा, ठीक है। 7 बार यहाँ जाएगा, और 7 बार अगर ये गया है तो 7 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा। करके आपको यहाँ दिखा देते हैं, -3/4 गुणे 7/7 बराबर 7 त्रिक 21 माइनस में, और 7 चौक 28, ठीक है। 28 देखिए हमको भरा हुआ है, और यहाँ भरना है -21, ठीक है। पहला भरा गया। इसी तरीके से आते हैं दूसरे में, देखिए -5/-8 कितने का गुणा करो कि हमें यहाँ पर 24 मिले। तो सबसे पहले 8 त्रिक 24 होता है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन ये धनात्मक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, ये जब ऋणात्मक है और ये धनात्मक हो रहा है गुणा के बाद, तो ये माइनस का गुणा हुआ होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5/15/8 त्रिक 24, यानी कि 24 है, ये आएगा यहाँ 15। अब यहाँ देखिए 25 है, यानी कि ये अंश से गुणा हुआ है 25, तो 5/25 होता है 5 बार, लेकिन ये धनात्मक है, ठीक है। तो यानी कि इसमें माइनस
का गुणा हुआ है, और ये सेम इसी तरीके से अगर ये 5 बार गुणा हुआ तो इसमें भी 5 का गुणा होगा, -5/8 गुणे -5/-5, ये हो जाएगा हमारा 5×6 25 बट्टे 8×5 40। ठीक है, 25 दोबारा ये हमें भरना था 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, तो इसी को नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। 7/19 है, सॉरी 9 है। अब देखिए ये दुगुना हुआ है, तो 7 दूनी 14 2 बार गया है, तो इसमें माइनस में है, यानी कि इसमें गुणा हुआ होगा -2 का, तो ये हो जाएगा 7 दूनी -14 और बट्टे हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है, ये आ जाएगा कितना 18, ये 18। अब इसी तरीके से ये 5 है, तो 5 बार गया है, तो -7/-9 का अगर मैं 5 से गुणा करूं, ठीक है। अब देखिए ये माइनस यहाँ नहीं है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 35 बट्टे 9×5 = 45, ठीक है, ये माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -45। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, चौथा देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पर देखिए पूरा जो है हमारे पास 4/15 है, इसके अकॉर्डिंग अगर ये -8 है, ठीक है, अगर ये -8 से इसमें गुणा हुआ है या भाग हुआ है, आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। ठीक है, देखिए अगर बेस मैं इसको मानूंगा तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये बदलना पड़ेगा, ठीक है, और अगर इसी के अकॉर्डिंग इसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ये -8 था, ये 4 हो गया, ठीक है, इसका आधा हो रहा है, यानी कि इसका ये दुगुना हो रहा है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो इसका आधा हो रहा है और इसका दुगुना हो रहा है, इसी तरीके से इसका भी इधर दुगुना होगा, तो ये इसका आधा हो जाएगा। तो देखिए अब मल्टीप्लाई कितने का हुआ, मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, ठीक है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, और ये है 4/15, और इसमें मल्टीप्लाई हुआ -2/-2 का, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 15 दूना -30 का। ठीक है, सही है ये हो गया। चलिए अब इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं 15 चौका 60। अब ये अगर धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो हमें यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, ये 4 का गुणा हुआ है, 4/4, लेकिन ये माइनस में हुआ है। ठीक है, तो 15 चौका 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 60, और ये हो जाएगा 4 चौका 16, और ये भी माइनस मल्टीप्लाई होगा, इस वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब आप जो भी संख्याएं इसमें भरी गई हैं उनका रेशियो अगर आप निकालेंगे तो सबका एक ही आएगा। ठीक है, सबका मतलब ये तीनों का, ठीक है, इन तीनों का आपस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, देखते हैं। देखिए प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। देखिए होता क्या है, यहाँ पर समतुल्य जो परिमेय संख्या होता है वो किसी का फिक्स नहीं होता है, वो अनंत हो सकती है। आप इसमें चाहे जितने मल्टीप्लाई करते जाइए वो सब एक परिमेय संख्याएं उसके समतुल्य ही बनते जाएंगे, बस अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करना है। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपको देखिए, अब इसका आंसर आपको किताब से मिलेगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, किताब में रेंडमली मतलब उसमें लिख दिया गया है कि ये कई समतुल्य हैं, उसमें से उसने 3 उठा लिए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो कॉन्सेप्ट है वो इसके समतुल्य अनंत हो सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, देखिए सबसे पहला देखिए परिमेय संख्या ये 3 है, मैं इसी के अकॉर्डिंग 3 और बना देता हूँ। देखिए इसमें क्या करना है आपको, और अब मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए, इसमें 2/5 है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो बराबर आपको ये मिल जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ठीक है, एक देखिए ये आपको मिल गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई, ये गोला मैं यहाँ नहीं लगाता हूँ। ठीक है, एक ये आपको मिला,
दूसरा अगर हम बात करें फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4×12 एक ये मिल जाएगा। फिर आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर कितना हो जाएगा 12×4 = 48 हो जाएगा, और फिर ये 4×12 120 हो जाएगा। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते जाइए, ये अनंत परिमेय, इसके समतुल्य परिमेय संख्याएं मिलती जाएंगी। और सेम इसी तरीके से आपको इसमें भी करना है, ठीक है। लेकिन ये अब इसमें देखिए आप क्या करिएगा, आप इसको आप ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो चिन्ह है उसको आपको परिमेयीकरण करके कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए अगर पहला मैं आपको करके दिखा देता हूँ, और एक आपका ये है, ठीक है। मैंने तो पहले -1 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये आपका हो जाएगा -7/11, एक ये आपको मिल जाएगा। अब इसी में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब 2 से कर दीजिए तो -14 हो जाएगा, और 11 दूना 22 हो जाएगा, और ये आपको दूसरा मिल गया, ठीक है। डबल लाइन जो मैं खींच रहा हूँ वो परिमेय संख्या है, समतुल्य परिमेय संख्या है। अब इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, बराबर 14×5 = 70 होता है, माइनस बटे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 1 11, ठीक है। ये इस तरीके के आपको मिल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 3 का नहीं किया, 4 का नहीं किया है, डायरेक्ट 5 किया। आप इस तरीके से किसी भी संख्या से अंश और हर में सेम संख्या से गुणा करके आप इसके समतुल्य निकाल सकते हैं। आप इसमें भी -1 गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 8/5, ये तो 1 है, ये एक आपको ये मिल गया, ठीक है। अब आप इसमें क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 बटे 5 दूनी 10, ये मिल जाएगा, ठीक है। और भी अगर आपको करना है तो 3 से गुणा कर दीजिए एक और, बराबर हो जाएगा आपका 16 दूना 48 हो जाएगा, और ये 10×30, ये आपको 30 का मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं, आप मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से कर सकते हैं। इसका किताब के आंसर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और इसीलिए आपको किताब के आंसर में लिख भी दिया गया, और ये इसके अनंत बनते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी इसका बना सकते हैं, बस ये आपको याद रखना है, अंश और हर में सेम संख्या से गुणा करना है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारा चैप्टर 1 ये खत्म हो गया। अब हम कल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 2 क्रमागत पूर्णांकों के मध्य में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, ठीक है। एक संख्या रेखा पर या 2 पूर्णांकों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं पॉसिबिलिटी हैं निकालने की, वो हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसको नेक्स्ट चैप्टर लगाएंगे, ठीक है। अभी तक अगर इस चैप्टर में अगर कोई भी अगर आपको डाउट हुआ तो आप कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई भी अगर छूटा भी है कोई कॉन्सेप्ट अगर तो आप वो भी आप पूछ सकते हैं, कुछ अलग से कोई कॉन्सेप्ट है वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लोग शेयर करिएगा जरूर, ठीक है। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।